Okay, people, we will start with this new chapter, that is India's defense system. और ये आपका बेसिकली एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर है. नाउ फॉर एनी कंट्री द डिफेंस सिस्टम हैज़ टू बी रियली स्ट्रॉन्ग. अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कोई भी अटैक करके चला जाएगा. ठीक है, देखिए डिफेंस सिस्टम को तैयार करना मतलब आर्म्स, एम्यूनेशन, मिलिट्री, ये सब करना है ना, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना. तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पस. डिफेंस सिस्टम कुछ कंट्रीज अपना डेवलप करती हैं अटैक करने के लिए, कुछ कंट्रीज न्यूक्लियर या मिलिट्री डेवलपमेंट इसलिए करती है ताकि दूसरे कंट्रीज पे अटैक करे. लेकिन हमारा यहाँ पे ये मकसद नहीं है. हमारा यहाँ पे मकसद है कि हम अपने बाउंड्रीज को ठीक से डिफेंड कर पाएँ. सो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, इंडिया हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू, तो बहुत सालों से इंडिया पे अटैक्स हुए हैं. ठीक है, और ये मतलब बाहर से अटैक्स हुए हैं. आप देखोगे पहले मुगल एम्परर्स ने रूल किया, फिर भाई साहब ब्रिटिशर्स ने रूल किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इंडिया हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू मेनी टाइप्स ऑफ अटैक्स फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स. तो पहली बात तो इंडिया बोल के कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी. ठीक है, इंडिया बोल के कोई कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. कोई भी आता था भाई साहब अपना साम्राज्य बनाकर चला जाता था या लूट मार करके चला जाता था. जब इंडिया एज अ कंट्री बनी, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट इंडिया शुड हैव अ डिफेंस सिस्टम. पहले क्या था, जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का एक डिफेंस सिस्टम था, मुगल एम्परर का एक डिफेंस सिस्टम था. लेकिन अभी इंडिया एज अ होल एक डिफेंस सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इंडिया नाउ इज नॉट स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट स्टेट्स में तो है, लेकिन हर एक कंट्री, पूरी कंट्री का एक डिफेंस सिस्टम रहना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंडियाज डिफेंस सिस्टम. आपने देखा रहेगा जैसे 26 जनवरी या 15 ऑफ अगस्त को आपका एक रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन में अगर आप टीवी में उसका सीधा प्रसारण देखते होंगे तो न्यू दिल्ली से, राजपथ भवन से आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं. एनीबडी हैज सीन? नहीं, बिग बॉस से फुर्सत मिल जाए भाई साहब, है ना. ठीक है, तो अगर आप 26 जनवरी का प्रोग्राम देखेंगे या 15 अगस्त का प्रोग्राम देखेंगे तो वो पूरा दिन रिले होता है. उसमें एक जैसे झांकियाँ निकलती हैं. झांकियाँ मतलब समझते हो, मतलब एक परेड टाइप का निकलता है. ठीक है, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें, पहले तो हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे अलग अलग स्टेट्स के कल्चर्स क्या क्या हैं, उनके डांसेस क्या क्या हैं, उनका खाना पीना, रहना सहना कैसा है, ये कल्चरल होता है. इसके साथ साथ इंडिया का डिफेंस सिस्टम भी डिस्प्ले होता है. ठीक है, डिफेंस सिस्टम भी डिस्प्ले होता है, मतलब हमारे पास क्या टैंक्स हैं, हमारे पास मिलिट्री डिस्प्ले का एक होता है, जैसे वो दिखते हैं ना बाइक में जा रहे हैं 14 लोग एक साथ, या एयर का भी वैसा डिस्प्ले होता है. सो ये सारे डिस्प्लेस क्यों होते हैं? वाई डू यू थिंक कि इंडिया में, चलो हमने ये माना कि हम अपने कल्चर को डिस्प्ले कर रहे हैं, हम अपने फूड हैबिट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं, बट मिलिट्री या आर्मी, इसमें हमारे कितने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसको क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं? इसको तो डिस्प्ले नहीं करना चाहिए ना. हमारे पास क्या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, ये हम क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं? हमारे पास कौन से टैंक्स हैं, या कौन से मिसाइल यूनिट्स हैं, या कौन से हमारे पास एयरक्राफ्ट्स हैं, ये हम क्यों डिस्प्ले कर रहे हैं? ये तो सीक्रेट रहनी चाहिए ना. आर्मी हैज़ टू बी सीक्रेट. आर्मी के मूवमेंट्स या आर्मी के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ऑल दीज नीड टू बी अ सीक्रेट. वाई आर वी ओपनली डिस्प्लेइंग दिस? क्योंकि अगर हम ओपनली इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोग इस चीज़ को देख पा रहे हैं, राइट. सो वाई आर वी ओपनली डिस्प्लेइंग दिस? थोड़ा सोचिए क्यों, वाई आर वी डूइंग दिस? किसी ने पहली बात ये प्रोग्राम्स देखे हैं क्या? नहीं, अभी तक नहीं देखे हैं क्या? अभी शुरुआत ही कहाँ से करें? पहला ही आपका पन्ना ही गोरा कागज है तो क्या? हाँ, सो हैज़ एनीबडी सीन दिस? नो, राइट. प्राइम मिनिस्टर या जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आकर एक स्पीच देते हैं. ठीक है, so let me understand, what are you connected to in life? Are you connected to studies? Are you connected to your nation? Are you connected to anything which makes sense? Or is just चल रहा है भाई साहब? हाँ, आपको पेपर मिल गया? सबको पेपर मिल गया ना यहाँ पे? ओके. What are you connected to people? या वो एक लेटर आता है आई लव यू बोल के, बस उसी से कनेक्शन है हमारा? हाँ, ओ बाबा, ये है जीवन, है ना. चलो कहाँ मिलना है, कितने बजे मिलना है, ये है जीवन भाई साहब, ये है हमारा टाइम टेबल. नहीं. What are you connected to people? If these are things which you are not connected to, unfortunately, वो मतलब आपका कोई रैशनल कनेक्शन है ही नहीं. ना साइंस से आपका कनेक्शन है, ना आर्ट से आपका कनेक्शन है, ना देश से आपका कनेक्शन है. सो दीज आर बेसिकली डिस्प्लेस विच द आर्मी यूनिट डज ऑन, और ये पर्पसली किया जाता है. क्यों किया जाता है, ये मेरा आपसे प्रश्न है.
वाई विल द आर्मी यूनिट डिस्प्ले दिस? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आर्मी में जो भी गतिविधियां हो रही है ये कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए और रहती भी हैं, ठीक है। आर्मी में जो भी आपकी गतिविधियां होती हैं दे आर कॉन्फिडेंशियल, दे शुड नॉट बी डिस्प्लेड। लेकिन यहाँ पे ओपन डिस्प्ले क्यों होता है? एनीवन? ओपनली डिस्प्ले क्यों होता है? हमारे पास कौन सी मिसाइल्स हैं, हमारे पास कौन से एयरक्राफ्ट्स हैं, हमारे पास कौन से टैंक्स हैं, हमारे पास कौन से भाई साहब बंदूकें हैं, कैसा हमारा आर्मी यूनिट है, ये सारी चीजें क्यों डिस्प्ले होती हैं? व्हाई आर दीज डिस्प्लेड पीपल? कोई और बोल सकता है अगर आप लोग? हाँ बिल्कुल, डराने के लिए। सिंपल सा थॉट प्रोसेस है, डराने के लिए। हमारे पास ये, तुम्हारा अगर किसी से लफड़ा होता है और सामने वाला थोड़ा सा तगड़ा पहलवान है, तुम क्या करोगे? हाँ अभी फोन लगाता हूँ, अभी इसको बुलाता हूँ, उसको। किस लिए? डराने के लिए, राइट? दैट इज व्हाट यू डू। तो हम अपने डिफेंस को एग्जिबिट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिफेंस की सारी चीज़ों को एग्जिबिट करते हैं, लेकिन जितना डराने के लिए ज़रूरी है उतना हम एग्जिबिट करते हैं कि भाई साहब हमसे पंगा मत लेना, हमारे यहाँ पे अटैक मत करना। सो दैट इज द रीज़न ओपन डिस्प्ले होता है मिलिट्री यूनिट्स का ऑन दीज 2 डेज, ठीक है। दीज 2 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज। हमको मुफ्त में आज़ादी मिली हुई है और इसका हम भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, उठाइए। लेकिन देश से कनेक्टेड भी रहिए ना, कुछ ग्राउंड्स पे तो देश से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। तो आपका जो डिफेंस सिस्टम है इसको ओपनली डिस्प्ले इसलिए किया जाता है ताकि डरें जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं या जिसके भी दिमाग में है इंडिया पे अटैक करने का, तो वो थोड़ा सा डर जाए, थोड़ा सा सहम जाए कि भाई इनसे पंगा लेना मतलब हमको भारी पड़ सकता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। ओके, सो इंडिया डिफेंस सिस्टम बेसिकली किन चीजों से बना हुआ है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम, चैलेंजेस टू इंडिया सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे भाई साहब। नेशनल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी मींस इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजंस फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स। हर कंट्री को 2 चीजों से थ्रेट है, इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर के, जैसे जो नेबरिंग कंट्रीज है हमारी, पाकिस्तान, चाइना वगैरह, ये सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, प्लस दूसरा कोई कंट्री, जरूरी नहीं है कि वो नेबर हो, लेकिन उससे हमको थ्रेट है, ठीक है। ये हो गया कि एक्सटर्नल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनल थ्रेट? अरे भाई साहब, हाँ, देश के अंदर मतलब चोरी डकैती, ठीक है, वो तो पुलिस वाले हैंडल करते हैं, लेकिन क्या देश के अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हो सकते हैं? यस, इंटरनल थ्रेट्स टेररिज्म जैसे होता है, ठीक है। ऐसे मतलब हमारे देश के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे लोग रह सकते हैं जिनको हम बोलते हैं स्लीपर सेल्स। इज एवरीबडी अवेयर ऑफ व्हाट आर स्लीपर सेल्स? ये स्लीपर सेल्स जो रहते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, आपके साथ ही घुले मिले रहेंगे, लेकिन है ये पाकिस्तान के लोग, ठीक है, या किसी दूसरे देश के लोग। ये करते क्या है? एक हमारे पूरे चीज का स्पाइंग करते हैं, ये देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आजू बाजू। दूसरा क्या करते हैं? व्हाट डिड यू डू? जब इनको ऑर्डर आता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट हो जाते हैं मतलब कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कहीं पे भाई साहब टेररिस्ट अटैक करना है, इस तरह की चीज़ें। ये हमारे इंटरनल चैलेंजेस है। ये तो हो गया एक इंटरनल चैलेंजेस का। दूसरा रूप क्या है? बहुत सारे ऐसे जगह हैं हमारे इंडिया में जहाँ मतलब गवर्नमेंट पहुँच नहीं पाई है, या शायद डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है, या जिस तरह से आपको अर्बन एरियाज़ में डेवलपमेंट दिख रहा है वैसा नहीं हुआ है, तो वहाँ के लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनकी तरफ भाई साहब ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। और इसके लिए होता है नक्सलिज्म। नक्सलिज्म मतलब नक्सलाइट्स होते हैं ये। दीज आर बेसिकली व्हाट दे, इनको लगता है कि भाई साहब इनको उनका हक नहीं मिला है, गवर्नमेंट ने इन पे ध्यान नहीं दिया है, इनके एरिया में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ये अपना हक छीन कर लेंगे। और इनको भी बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई होते हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से। तो नक्सलाइट्स होते हैं ये। दीज आर जनरली फ्रॉम पूरर एरिया। जैसे अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश में एक एरिया है, बस्तर बोलते हैं हम उसको, वो नक्सलाइट एरिया है, ठीक है। और ये लोग बहुत खतरनाक अटैक करते हैं। मतलब लेट्स से आज से 1-1.5 साल पहले एक पुलिस की भरी जीप, 25 लोग थे उसमें, पूरे पुलिस स्टेशन को ही उड़ा दिया, पूरे जीप को ही उड़ा दिया। इन लोग कुछ देखते नहीं है, इन लोग ऐसे मतलब ये गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर मतलब जंगल का चप्पा चप्पा इनको मालूम होता है, दे नो पूरे जंगल में कहाँ से निकलना है, कहाँ से घुसना है। लेकिन जो पुलिस या मिलिट्री वहाँ पे आती है उनको मालूम नहीं होता है, तो ये माइंस लगा के रख देते हैं। आप ऐसे क्रॉस कर रहे, तार पे पैर लग गया भाई साहब, पूरा ब्लास्ट हो गया, ठीक है। रेलवे लाइन्स उड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर देश को खा रहे हैं। इनको आप कैसे डील करेंगे? देखिए, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो आपको मालूम है कि गोली किस पे चलानी है,
है ना, उधर वालों पे गोली चलानी है, ठीक है। लेकिन अगर आप देश के अंदर हैं तो आप किस पे गोली चलाएंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि ये सब हो रहा है, लेकिन किस पे गोली चलाएंगे, किसके, क्योंकि जिस पे आप गोली चलाएंगे वो भी एक देशवासी है, ठीक है। हो सकता है आज वो बहक गया है, हो सकता है जो उसने रुख इख्तियार किया है या जो उसने स्टेप्स लिए हैं वो गलत है, लेकिन हम उस पर गोली नहीं चला सकते। इस तरह से गोली नहीं चला सकते जैसे किसी हम दूसरे कंट्री के इंसान पे गोली चला सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव टू कंसिडर। तो ये आपके इंटरनल थ्रेट से डील करना मुश्किल है, एक्सटर्नल थ्रेट से डील करना उतना मुश्किल नहीं है। आज की तारीख में पूरा देश पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा या चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या पूरा देश नक्सलाइट्स के अगेंस्ट खड़ा होगा? नहीं, क्योंकि नक्सलाइट्स में बहुत सारे इंडियंस ही हैं और वो इंडियन से ही बना हुआ है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे हमारे इंटरनल थ्रेट्स भी हैं जिनको हमको डील करना है, ठीक है। सो national security, nation's first duty and responsibility is to always keep the security systems well prepared, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सॉवरेन नेशंस। सॉवरेन नेशंस मतलब जो अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हैं, सॉवरेन नेशंस। समटाइम्स देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज सॉवरेन नेशंस। कभी कभी भाई साहब सॉवरेन नेशंस मतलब पाकिस्तान एक सॉवरेन नेशन है, चाइना एक सॉवरेन नेशन है, इंडिया एक सॉवरेन नेशन है जो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, ठीक है, जो किसी कंट्री के अंडर में नहीं है। सो इंडिया इज ऑल्सो अ सॉवरेन नेशन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सॉवरेन नेशंस के बीच में डिस्प्यूट होता है, किसी चीज को लेकर विवाद होता है, जैसे इंडिया के साथ चाइना का है, इंडिया के साथ पाकिस्तान का है। सो देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस। ये डिस्प्यूट्स किस पे हो सकते हैं भाई साहब? बाउंड्रीज को लेकर हो सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज ओवर वाटर शेयरिंग जैसे अगर आप देखोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 5 रिवर्स आते हैं जिसमें काफ़ी सारी खेती होती है पंजाब में, इंदस, ठीक है, फिर आपका सतलज, देन वी हैव रवि, बीस, चेनाब, ये सारे 5 रिवर्स हैं और इन 5 रिवर्स के वजह से ही सबसे बड़ी खेती या पैदावार होती है पंजाब जैसे एरिया में, पंजाब और हरियाणा में। लेकिन ये रिवर्स पाकिस्तान से भी फ्लो हो रही हैं, तो क्या बहुत बड़ा कुछ हो सकता है? वाटर शेयरिंग को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, और हैं भी, ठीक है। लैंड शेयरिंग को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तानियों का मानना है कि जम्मू एंड कश्मीर उनका है, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस। सो इस तरह से भाई साहब लोगों के बीच में या कंट्रीज के बीच में मतभेद है, ठीक है। सो देयर आर डिस्प्यूट्स। अदर रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट कुड बी नॉट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। तो जब पहले देखो नेशंस नहीं थे, जैसे जैसे नेशंस बनते गए तो नेशंस में ट्रीटीज बनते गए, समझौते बनते गए। इन समझौतों के हिसाब से तो ट्रीटी बनाए, ठीक है, एक ट्रीटी बना, ऐसे ट्रीटीज बनते गए। तो ट्रीटी मतलब ये मेरा और आपके बीच में ये है बाउंड्री, इसको आप नहीं क्रॉस करेंगे और इसको मैं नहीं क्रॉस करूंगा, ये बन गया ट्रीटी। अगर आपने क्रॉस किया तो हमारी तरफ से गोलियां चल जाएंगी, अगर आपने इलीगली क्रॉस किया तो मतलब हम गोली चला देंगे, इस तरीके का है, ठीक है। दीज आर ट्रीटीज। और क्या हो सकती हैं? जैसे अगर समझ लो हमारे इंडिया का कोई फ्लाइट पाकिस्तान के ऊपर से जा रहा है और वो कोई पैसेंजर फ्लाइट है तो वो जा सकता है, लेकिन अगर कोई आर्मी फ्लाइट है तो उसको लोग उड़ा देंगे। और हम भी उधर से अगर कोई फ्लाइट जा रहा है जो आर्मी फ्लाइट है तो उसको हम उड़ा देंगे, है ना, क्योंकि दैट कैन ड्रॉप बॉम्ब्स, दैट कैन क्रिएट अटैक्स, दैट कैन डिस्ट्रॉय पब्लिक प्लेसेस एज वेल, ठीक है। सो इस तरीके की भाई साहब ट्रीटीज होती हैं। इन ट्रीटीज का अगर उल्लंघन होता है तो आपके भाई साहब क्या होंगे? नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। कॉन्स्टेंटली कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, तो कॉम्पिटिशन है भाई साहब। आप देख लो इंडिया पाकिस्तान का एक मैच होता है तो रास्ता आपको खाली दिखेगा, लोग इतने जुड़ जाते हैं उसमें। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में शायद उतने ज़्यादा लोग मतलब उत्सुकता से नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को अपना दुश्मन मान रखा है और है भी, ठीक है। तो इसीलिए एक कंपटीशन है हर लेवल पे, स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन है, आर्म्स एंड एम्युनिशन में भी कंपटीशन है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट में भी, सारी चीज़ों में कंपटीशन है, ठीक है। ओके, कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। अभी होता क्या है देखिए, हर कंट्री, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इंडिया में बांग्लादेश से या नेपाल से आए हुए बहुत लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब बांग्लादेश एक छोटा कंट्री है, उनका इकोनॉमी उतना डेवलप्ड नहीं है और बॉर्डर को कैसे भी झोल झाल झपाटे से क्रॉस करते हैं लोग और इंडिया में आकर बस जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे कंट्रीज से इंडिया में, इससे होगा क्या? इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ऑलरेडी 135 करोड़ का है, हम खुद ही हैं और ऊपर से इतने लोग आ रहे हैं।
तो पॉपुलेशन पे प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वाटर सप्लाई पे प्रेशर बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे प्रेशर बढ़ेगा, सारी जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज, हाउसिंग पे प्रेशर बढ़ेगा, सारी जितनी भी बेसिक कम्युनिटीज हैं उस पर भाई साहब प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, सो ये है इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज। ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज से, जो भी रीजन हो, ठीक है, ये भी हमारे अंदर प्रेशर बढ़ाते हैं। इनके पास कोई मतलब इनका लैंड नहीं है, इनको वहां पे कमाने का जरिया नहीं है, इनके पास पर्याप्त मात्रा में बिजनेस या पैसा या काम नहीं है, जिसके वजह से ये क्या कर रहे हैं, बॉर्डर्स क्रॉस करके इंडिया में घुस रहे हैं। और ये है क्या, इसका मतलब दीज आर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज मतलब जिन्होंने रेफ्यूज सीख किया है, दे आर नॉट हैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट हैप्पी नहीं बोलना सही होगा, दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज देयर इन द अदर कंट्री, because of which they have to come here. ठीक है, okay, influx of refugees. When compromises and discussions are not enough to resolve the conflict, a nation may even think of war. तो कभी कभी भाई साहब नेशंस वॉर पे चले जाते हैं। भाई साहब अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, अभी भाई साहब आपको समझाया जा रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, तो चलिए फिर वॉर करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3-3 वॉर्स हुए हैं, इंडिया और चाइना के बीच 2-2 वॉर्स हुए हैं। सो दीज वॉर्स हैव हैपेंड, ठीक है, दीज वॉर्स हैव हैपेंड नॉट इन द वेरी बिगिनिंग बट इन द रिसेंट पास्ट इटसेल्फ। इन वॉर्स को हुए 50 या 70 साल भी नहीं हुए हैं, ये वॉर्स होंगे। ठीक है, ways to safeguard national security. A nation must assess the threat to its geographical boundaries and the source of that threat. तो कभी भी geographical boundaries जो sensitive होती है तो नेशन को वहां पे भाई साहब, जैसे अगर आप देखोगे इंडिया में सियाचिन बोल के एक जगह है which is considered to be the highest battlefield of the entire world। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब हर समय बर्फ रहता है, हर समय बर्फ रहता है। मतलब अगर यहाँ पे किसी आर्मी के जवान को आप तैनात करेंगे तो वो मतलब उसका जो अपना बंदूक का लोड होगा उससे ज्यादा लोड होगा उसके जैकेट का, क्योंकि यहाँ पे हर समय बर्फ रहता है, हर समय बर्फ। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर्स आर टू क्लोज टू -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भाई साहब पानी बर्फ हो जाता है, तो -30 डिग्री सेंटीग्रेड सोचिए। यहाँ पे लोग, हमारी आर्मी तैनात रहती है। हर इंसान जिसने आर्मी यूनिट ज्वाइन किया है उसको 6 महीना सियाचिन में सर्व करना पड़ेगा। और सियाचिन में सर्व करना मतलब बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो एकदम हाईएस्ट बैटल, वहां पे दुश्मन से ज्यादा वेदर का चैलेंज है। ठीक है, दुश्मन से तो हम गोलियों से निपट सकते हैं, लेकिन वहां पे वेदर का चैलेंज है। इतना एक्सट्रीम वेदर है कि वहां पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो ज्यादा करके लोगों को फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाते हैं। ठीक है, वेदर रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस हो जाते हैं जो भी आर्मी यूनिट्स वहां पे डिप्लॉय रहती है। सो नेशन मस्ट असेस द थ्रेट टू इट्स ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो हर वो जगह जहां से उसको थ्रेट है, चाइना और इंडिया के बॉर्डर में, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में, जहाँ पे भी, तो वहाँ पे उसको अपने आर्मी यूनिट को तैनात करना पड़ेगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये होना ही पड़ेगा। इन ऑर्डर टू कीप थ्रेट एट बे द नेशन हैज टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री माइट। तो इसीलिए भाई साहब मिलिट्री को बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलिट्री हैज टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है, थ्रेट एट बे मतलब थ्रेट से हम मुक्त हों। ठीक है, इन सारी चीजों से तो मिलिट्री को बढ़ाना पड़ेगा। नेशन हैज टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी to predict the threat, to build weapon systems and modernize and update the defense forces। तो नेशन को इन सारी चीजों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, आज की तारीख में अगर आगे वाला जो सामने वाला जो नेशन है वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर रहा है तो हम सामान्य वेपन से उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर सामने वाला बहुत एडवांस्ड सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट यूज कर रहा है तो हम भाई साहब ऐसा नहीं। अगर सामने वाला भाई साहब ड्रोन से हमारे यहाँ पे बॉम्ब डाल के चला जाए तो हम क्या भाई साहब उसके अगेंस्ट में प्लेन भेजें? नहीं ना भाई साहब। ड्रोन से अगर बॉम्ब डाल के चला जा रहा है तो उसका काम हो जा रहा है ना, विदाउट यूजिंग एनी ह्यूमन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमको मॉडर्न चीजों को अपनाना पड़ेगा। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू वॉर इन ऑर्डर टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी ब्रिंग्स इंटरनल पीस इनटू डेंजर। तो देखिए, वॉर कभी भी सोल्यूशन नहीं है। दो नेशंस के बीच में डिस्प्यूट किसी भी मैग्नीट्यूड का हो, वॉर कभी भी सोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि वॉर इस सिचुएशन को और वर्स बना देगा। ठीक है, वॉर में दोनों तरफ में नुकसान होगा, पैसे का, प्रॉपर्टी का और लाइफ का भी। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं कि वॉर के बिना हम सुलझा नहीं सकते। ठीक है, तो हम दूसरा क्या तरीका अपनाएं कि वॉर पे ना जाना पड़े, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, नेशंस अपने मिलिट्री माइट को बढ़ाते हैं, अपने डिफेंस को स्ट्रांग बढ़ाते हैं और दिखाते भी हैं। ठीक है, कि हमारा डिफेंस इतना स्ट्रांग है, तो सामने वाला भी डर जाता है। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली ब्रिंगिंग इंटरनेट। ओके, स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी नेशन क्रिएट्स अ स्ट्रांग सिक्योरिटी सिस्टम फॉर इटसेल्फ। ट्रू। ठीक है, तो भाई साहब रीजन क्या है? द सॉवरेन नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर विद म्यूचुअल कोऑपरेशन
and understanding to form an international system. However, certain external and internal factors can endanger the sovereignty and security of the nation. तो बहुत सारे हमारे internal और external factors हैं जिससे हमारी sovereignty डिस्टर्ब होती है, जिससे हमारा जो पीस है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है. There are disputes between nations over boundaries और sometimes conflicts emerge over water sharing. Boundaries पे ज़्यादा करके dispute होते हैं, कभी कभी water sharing पे भी भाई साहब disputes होते हैं. When the efforts to resolve such conflicts are not enough, the war situation may emerge. तो बहुत सारे efforts लिए जाते हैं कि इन सारे disputes को resolve किया जाए, और अगर ये नहीं resolve हो रहा है तो then wars से जैसे situation arrive होती है. Moreover, the issues like Naxalite movement, जैसे मैंने आपको बताया, Naxalite is internal threat. हमारे ही देशवासी कभी कभी हथियार उठा लेते हैं, and these are known as Naxalite movements, ठीक है. They feel that the government has been not caring for them. वहाँ पे उनके जगहों पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है या उनके लोगों को आगे बढ़ने का चांस नहीं मिला है, और इसको हम बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट्स. बहुत सारे पिछड़े इलाके हमारे इंडिया में ही ऐसे हैं जहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट्स बहुत ताबड़तोड़ चल रहा है, ठीक है. रीजनलिज्म, कभी कभी भाई साहब रीजनलिज्म होती है, ठीक है. जैसे अगर मैंने ये मान लिया कि मुंबई सिर्फ मराठियों की ही है, ठीक है, या कैलकाटा सिर्फ बंगालियों का ही है, इस तरीके का रीजनलिज्म भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है. रीजनलिज्म एक्सेट्रा पोज ए थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. These issues are challenges for the nation's sovereignty. A nation's first duty and responsibility is to maintain the security of the nation in any situation. ठीक है. To achieve this, every nation creates a strong security system for itself. तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए हमको भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट करना ही पड़ेगा. What are the threats to national security? बाउंड्री डिस्प्यूट्स हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है. दो नेशंस के बीच में बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, ठीक है. वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स हो सकते हैं दो नेशंस के बीच में. नॉट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज. सारे नेशंस जो बने हुए हैं वो उनके पीछे कोई ना कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है. इंटरनेशनल ट्रीटी मतलब एक इंटरनेशनल समझौते पे दोनों ही साइड्स के प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स ने साइन ऑफ किया है, जिसके मुताबिक भाई साहब ये तुम्हारी टेरिटरी, ये मेरी है, ये भाई साहब हमारा. 5वीं बार उबासी ले रहा है तू, नहीं इंटरेस्ट है तो घर बैठना भाई साहब, वैसे भी तू घर बैठता ही है, इतनी तकलीफ क्यों. नॉट फॉलोइंग द टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी. सो ये जो ट्रीटीज हैं अगर इनको मतलब हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है. इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज फ्रॉम नेबरिंग नेशंस, ये 5 आपके ज्यादा करके मेन रीजंस हैं फॉर 2 कंट्रीज गोइंग ऑन अ वॉर, ठीक है. ज्यादा करके मेन रीजंस हैं, ठीक है. ओके. टेंशंस ओवर दीज इश्यूज क्रिएट अ पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर एंडेंजरिंग नेशनल सिक्योरिटी. जब टेंशन बढ़ने लगता है इन इश्यूज पे दो नेशंस के बीच, तो हमारा एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है. सो देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन व्हिच गेट्स क्रिएटेड. क्लियर है? ओके. आर्म्स रेस इज आल्सो अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी. आर्म्स रेस क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज आर्म्स रेस? तुमने भाई साहब एक बंदूक लिया, मैंने भी एक बंदूक लिया, तुमने एक तलवार लिया, मैंने भी एक तलवार लिया, तो अभी क्या चल रहा है भाई साहब? कॉम्पिटिशन चल रहा है ना. तुम अपने पास आर्म्स एंड एम्युनिशन बढ़ा रहे हो, मैं भी अपना आर्म्स एंड एम्युनिशन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है. तो ये आर्म्स रेस है, और आज की तारीख में हर कंट्री इस आर्म्स रेस को फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ही एक थ्रेट में है. द एंटायर वर्ल्ड इज अंडर अ थ्रेट, ठीक है. सो देयर इज अ ह्यूज आर्म्स रेस इज आल्सो अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी. आल्सो देयर आर सम इंटरनल थ्रेट्स लाइक रिलीजन. रिलीजन रिलेटेड थ्रेट्स होते हैं. रिलीजन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट इज रिलीजन? आपने देखा है कि भाई साहब एक कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन से सद्भाव रहे, ठीक है. जैसे हमारे यहाँ पे भी भाई साहब दो रिलीजन्स के बीच में भाई साहब भेदभाव हैं, ठीक है. देन रीजनलिज्म, देन देयर इज रीजनलिज्म, मतलब ये मेरा इलाका है, ये मुंबई मराठियों का ही है, या अगर हम बोले वेस्ट बंगाल बंगालियों का ही है, ठीक है. इस तरह से अगर हम बोलें तो ये एक रीजनलिज्म क्रिएट करता है, ठीक है. दिस क्रिएट्स अ रीजनलिज्म. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हर एक इंसान इंडिया में फ्री टू मूव है एंड फ्री टू रिलोकेट है, ठीक है. कहीं भी जाकर वो अपना घर बना सकता है, कहीं भी जाकर वो अपना बिजनेस कर सकता है, so long as he is in India. He would not need a passport for doing so, ठीक है. So every Indian is free to move throughout the boundaries of Indian as a nation, ठीक है. Also there are some internal threats like regionalism, race ethnicity. Race ethnicity मतलब भाई साहब जैसे अगर कोई लेट्स से बंगाली है और उसने किसी मराठी से शादी कर ली, तो भाई साहब उसके पूरे परिवार वाले उसको बाहर कर देते हैं. नहीं भाई साहब, हमारा रेस अभी मेंटेन नहीं हो पाएगा, ठीक है. तुम भाई साहब हमारे परिवार से निकल जाओ. इस तरीके की रेस एथनिसिटी, मतलब हमारा रेस एथनिसिटी अभी मेंटेन नहीं हो रहा है, ठीक है. सो दीज आर थिंग्स.
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इससे भी काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आइडियोलॉजिकल रेबिलियस मूवमेंट्स लाइक नक्सलाइट मूवमेंट। ये नक्सलाइट मूवमेंट देखिए शुरुआत कैसे हुआ था। नक्सलाइट मूवमेंट कलकत्ता में या वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था। तो नक्सलाइट मूवमेंट का हिस्ट्री ये है कि उस टाइम पे बहुत सारा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया था। मतलब कुछ लोग अमीर हैं तो उनके पास पैसों की भरमार है, और कुछ लोग गरीब हैं तो शायद 2 दिन से उनको खाना भी नहीं मिल रहा है, और वो एक ही राज्य में हैं, ठीक है। इस तरह की इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, और तब चालू हुआ नक्सलाइट मूवमेंट। तो नक्सलाइट मूवमेंट में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग आपस में, जो यंग बॉयज़ हैं, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग फेडरेशंस। और यहाँ पे इनका मकसद क्या था कि भाई साहब अमीरों को लूट कर उनका पैसा गरीबों में बांट दिया जाए, ऐसा चलने लगा। और ये धीरे धीरे पूरे नेशन में फैलने लगा, ठीक है। तो नक्सलाइट मूवमेंट आज भी एक्टिव है। आज भी बहुत सारे प्रांतों में नक्सलाइट मूवमेंट एक्टिव है, और इनके पास बहुत बड़े पैमानों पे हथियार होता है, ठीक है। और ये जो हथियार इनका होता है, ये मतलब ये डरते नहीं है किसी से, ठीक है। कोई भी मतलब पुलिस स्टेशन को उड़ा देंगे ये, कोई भी मिलिट्री यूनिट को उड़ा देंगे ये, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। सो ये नक्सलाइट मूवमेंट बहुत जगह पे एक्टिव है। दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी थ्रेट्स टू नेशनल सिक्योरिटी। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स एक्सटर्नल से भी है, इंटरनल से भी है। एक्सटर्नल में हमको दूसरे कंट्रीज से थ्रेट है, और दूसरे कंट्रीज से थ्रेट किन मुद्दों पे हो सकता है? बाउंड्री इश्यूज पे, वाटर शेयरिंग इश्यूज पे, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, उनको अगर हम मान्यता ना दे रहे हो, ठीक है, नॉट फॉलोइंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, कॉन्स्टेंटली कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। हम भाई साहब कंपीट कर रहे हैं, तुम्हारे पास भाई साहब 1 मिसाइल है, हमने 2 मिसाइल कर लिया, ठीक है। इस तरह से आर्म्स रेस, इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, ये भाई साहब 2 नेशंस के बीच में तनाव पैदा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे खुद के बहुत सारे इंटरनल थ्रेट्स हैं, जैसे रीजनलिज्म हो गया, ठीक है, रिलीजन के चलते थ्रेट, नक्सलाइट मूवमेंट्स, ठीक है, ये सारे जितने भी हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से थ्रेट, तो ये सब हमारे इंटरनल थ्रेट्स हो गए। इन सारी चीज़ों को हम सिर्फ समझौते से निपट नहीं सकते हैं, तो वी वुड नीड अ सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसीलिए हमको मिलिट्री की या डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। What are the ways to safeguard international security? Assessing the threat to the geographical boundaries of the nation and source of that threat. तो अगर मैं बोल रहा हूं कि इंडिया के साथ नेपाल का एक बॉर्डर है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान का भी एक बॉर्डर है, और आपको भाई साहब समझो आपके आर्मी में 10 लोगों को आपको दिया गया है, ठीक है। आप समझ लो आर्मी जनरल हैं, और आपको बोला गया कि ये नेपाल के साथ हमारा यहाँ पे बॉर्डर है, और यहाँ पे भाई साहब पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, ठीक है। आपको बोला गया है इन 10 लोगों को आपको डिप्लॉय करना है इन दोनों बॉर्डर्स पे। आप कितने कितने रेशियो में डालेंगे? 10 लोग हैं, नहीं मतलब 10 लोगों को बांटना है इन दोनों बॉर्डर्स में, 5-5 बांटेंगे। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं 5-5, 7-3, ओके। 7 कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे? पाकिस्तान में, और 3 नेपाल बॉर्डर में, ओके। सो नेपाल से आज तक हमको उतना खतरा नहीं है जितना पाकिस्तान से है, ठीक है। सो इसीलिए अ वाइजर वे विल बी टू डिप्लॉय 7 पीपल देयर एंड 3 पीपल हियर। तो इसीलिए किसी भी चीज को, मतलब हम अपने आर्मी यूनिट्स हो जाएं, या वेपन्स हो जाएं, मिसाइल्स हो जाएं, या जितना भी मिलिट्री का चीजें हैं, वो ज़्यादा हम डिप्लॉय करेंगे वहाँ पे जहाँ पे सेंसिटिव है, जहाँ पे अटैक होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दीज आर असेसिंग द थ्रेट टू ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। कहीं कहीं पे जैसे इंडिया के साथ श्रीलंका के साथ एक बाउंड्री है, वहाँ पे हमको ज़्यादा थ्रेट नहीं है। इंडिया के साथ भाई साहब बर्मा के एक बाउंड्री है, वहाँ पे हमको ज़्यादा थ्रेट नहीं है। इंडिया के साथ चाइना पे, वहाँ पे हमको ज़्यादा थ्रेट है। इंडिया के साथ पाकिस्तान का जहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ पे हमको थ्रेट है। सो वी हैव टू एम्प्लॉय एंड डिप्लॉय आवर मिलिट्री यूनिट्स एंड सिस्टम्स इन सच अ वे दैट मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट हैपेंस अराउंड दीज बॉर्डर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो वी हैव टू एसेस दिस सिचुएशन, इंक्रीज द मिलिट्री माइट एंड मॉडर्नाइजिंग द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। इन ऑर्डर टू कीप थ्रेट्स फ्रॉम द नेबरिंग नेशंस एट बे, अ नेशन हैज टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री माइट। तो भाई साहब हमको मिलिट्री माइट को बढ़ाना ही पड़ेगा। जरूरी ये नहीं कि अटैक करें, जरूरी ये है कि हम उनको कम से कम दिखा पाएं कि हम भाई साहब स्ट्रांग हैं एंड वी आर रेडी टू फेस अप एनी चैलेंज, ठीक है। इट मस्ट एम्प्लॉय modern technology to predict the threats, to build weapon systems and to modernize and update its defense forces। तो defense forces में वैसा modern technology से हम इन चीजों को लाते हैं, ठीक है। Attempts to get the support of other nations, safeguard the national security by taking recourse to war endangers the internal peace and hence the national security। मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ, समझ लीजिए। मतलब मेरा इसके साथ झगड़ा हो रहा है, ठीक है, पब्लिक में झगड़ा हो रहा है, तो ये भी कुछ बोल रहा है, मैं भी कुछ बोल रहा हूँ, सामने से ये जा रहा है, सामने से ये जा रहा है, वैसे सामने से,
देखा देखा इसने क्या बोला, देखा कैसे बात कर रहा है। लोग देखा है आपने ऐसे बातें करते हुए? क्यों मैं उसको बोल रहा हूँ, या क्यों आने जाने वाले लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ? देखा ये कैसे बात कर रहा है, बात करने की तमीज़ नहीं है इसको, कैसे बात कर रहा है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? वाई एम आई सेइंग दिस टू हिम और मे बी एनी पर्सन हु इज पासिंग बाय? ताकि आपको सपोर्ट करे, ठीक है, ताकि आपको सपोर्ट करे, है ना। तो मुझे नहीं मालूम ये कौन है, या मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन मेरा इसके साथ कुछ विवाद हो रहा है, तो अभी मैं फ़ोन करके अपने लोगों को बुलाऊं या आजू बाजू जो है उनको ही कन्विंस कर लूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, ठीक है। तो इसीलिए जब दो नेशंस के बीच में भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एट टाइम्स वी नीड टू सीक सपोर्ट ऑफ अदर नेशंस, ठीक है। तो भाई साहब इस कॉन्फ्लिक्ट को सभी जानते होंगे, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, तो सबकी राय या सबको अपने साइड में लेना ये भी बहुत बड़ा एक पॉलिसी है, ठीक है। तो आप देखोगे सेफगार्डिंग द नेशनल सिक्योरिटी बाय टेकिंग रिकोर्स टू वॉर एंडेंजर्स द इंटरनल पीस एंड हेंस द नेशनल सिक्योरिटी, हेंस सम कंट्रीज ट्राई टू गेट द सपोर्ट ऑफ अदर नेशंस। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप दूसरे का सपोर्ट ले, ठीक है। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग इंटरनेशनल प्रेशर ऑन द अपोजिंग नेशन। अभी जैसे अगर समझ लो इंडिया और पाकिस्तान में भाई साहब बॉर्डर डिस्प्यूट है और पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां कर रहा है या अटैक प्लान कर रहा है, इस चीज को हम दो चीजों से काउंटर कर सकते हैं। एक तो अपना मिलिट्री माइट बढ़ाएं या उनके ऊपर अटैक कर दें या भाई साहब वॉर हो जाए, ठीक है। और अगर वॉर रोकना है तो एक और दूसरा तरीका क्या है, हम अपने मिलिट्री माइट को उनको दिखाएं। हमारे पास 2 दिन है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जिसमें हम आराम से खुलकर दिखा सकते हैं हमारे पास क्या मिलिट्री एमिनिशंस हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा इज टू हैव पावरफुल कंट्रीज बाई आवर साइड, लेट्स से अमेरिका, रशिया, ये जितने भी कंट्रीज हैं, अगर ये हमारे साइड में हैं या इस चीज को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है, तो ऑटोमेटिकली एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। किसके ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर। वो भाई साहब रुक जाएगा। क्यों? वाई विल दिस हैपन? ऐसा क्यों होगा कि दूसरे कंट्रीज वॉर में नहीं आ रहे अभी तक वॉर की सिचुएशन में नहीं आए, लेकिन दूसरे कंट्रीज ने बोला हाँ पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है, ऐसा सिर्फ उन्होंने बोला या ऐसा उनका मानना है, तो इस चीज का प्रभाव पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा कि दे विल स्टॉप अटैकिंग अस। व्हाई विल दिस हैपन? व्हाई विल दिस हैपन? क्यों होगा ये? सोचिए। तो पावरफुल कंट्रीज है तो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इंडिया के साथ मारा मारी करूंगा तो अमेरिका आ जाएगा बचाने के लिए, आएगा लेकिन शायद अपने टाइम पे आएगा, है ना, वो नहीं मालूम। पहला चीज क्या है जो दिमाग में आएगा पाकिस्तान के, इसको सोचिए। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वुड स्ट्राइक? व्हाई वुड दे? हाँ, ट्रेड, ठीक है। देखिए भाई साहब, पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी धंधा कर रहा होगा, पाकिस्तान भाई साहब चाइना के साथ भी धंधा कर रहा होगा, पाकिस्तान भाई साहब रशिया के साथ भी धंधा कर रहा होगा। अगर इन लोगों ने इंडिया को सपोर्ट किया तो व्हाट विल हैपन? द ट्रेड रिलेशंस विल गेट इंपैक्टेड, ठीक है। ये जो ट्रेड हो रहा है ये इंपैक्ट हो जाएगा, और इस ट्रेड के चलते पाकिस्तान पे बड़ा पैसा आता होगा, जिसकी वजह से वो डर जाएगा, ठीक है। सो एक तो अपने मिलिट्री माइट से प्रेशर क्रिएट करना होता है जिससे वॉर की कंडीशन डिफ्यूज होती है, और दूसरा होता है दूसरे नेशंस का सपोर्ट इकट्ठा करना। आप देख रहे होंगे अभी हाल ही में हमारे यहाँ पे G20 समिट हुआ, एनीबडी नोज अबाउट इट? तो अगर आप देखोगे कि हमारे G20 समिट में बहुत बड़े बड़े नेशंस के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आए हुए थे। जो बाइडेन आए हुए थे, ठीक है, अमेरिका से, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेशंस यहाँ पे नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। What is the purpose of all this? To improve our relations, to improve our foreign policy, to basically make sure that India gets highlighted as a powerful nation, as a developing nation and a cooperative nation amongst the entire world. ठीक है, यही तो पर्पस है ना भाई साहब, ठीक है। So by due to this pressure, the nation might compromise its rigid stand and the conflict might be resolved by the means of further discussions. ठीक है, this avoids the possibility of a war. India security system भाई साहब क्या है, ठीक है। आर्मी प्रोटेक्ट्स द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इट इज वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट, ठीक है। आपका इंडिया का जो आर्मी यूनिट है वो पूरे वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है, ठीक है। इट इज वर्ल्ड 7th लार्जेस्ट यूनिट। इंडिया का आर्मी यूनिट वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट यूनिट है। कौन? Okay, so army basically protects the geographical boundaries. It is the world's 7th largest. ठीक है, इंडिया का जो आर्मी यूनिट है वो दुनिया में 7th लार्जेस्ट है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इट्स अ ह्यूज आर्मी यूनिट दैट वी हैव। ये आर्मी मतलब क्या होता है? जो ग्राउंड फोर्स होती है, ठीक है, जो मतलब पैदल फोर्स होती है, ठीक है, दिस इज आर्मी यूनिट। देन वी हैव नेवी यूनिट।
हम भाई साहब बहुत बड़े जगह पे समुंदर से घिरे हुए हैं, क्या किए जा रहे हैं पता नहीं, तब से ये गिर रहा है वो गिर रहा है, गिरे हुए आदमी का सब कुछ गिरता रहता है भाई साहब। हाँ जी क्या हो गया भाई साहब, कोई उठा कर दे दो उनको, मेरा कैमरा बर्बाद कर देंगे ये मिला डायमंड, ये मिला गोल्ड, ओ बाबा रिचम रिच हो गए भाई साहब ये तो। ठीक है, सो नेवी यूनिट्स आपके क्या होते हैं भाई साहब? नेवी यूनिट्स आपका बहुत बड़ा, इंडिया का बहुत बड़ा पोर्शन सी में है, और आज की तारीख में सी से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। आपको अगर याद होगा कुछ सालों पहले मुंबई में एक अटैक हुआ था, ठीक है, और ये जो अटैकर्स थे दे बेसिकली केम फ्रॉम द सी रूट, ठीक है, सी रूट से आए थे। 8-10 लोगों ने भाई साहब यहाँ पे तहलका मचाया, ठीक है, अंधाधुंध गोलियां बरसाई मुंबई के इसमें 26/11 को हुआ था ये 26 नवंबर को। उसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की भी जानें गई, कई सारे इनोसेंट लोगों की भी जानें गई। तो ऑब्वियसली सी भी एक ऐसा जगह है जहाँ से बहुत सारा मिलिट्री आ सकता है, बहुत सारा अटैक प्लान किया जा सकता है। तो सी को हम डिफेंड करते हैं किससे? नेवी यूनिट से। इट बेसिकली प्रोटेक्ट्स द कोस्टल लाइन। तो आर्मी के जो चीफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जनरल। नेवी के जो चीफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडमिरल, ठीक है, ओके। देन वी हैव द एयर फोर्स। ऑब्वियसली वी हैव द एयर फोर्स, इट प्रोटेक्ट्स इंडियाज एयर स्पेस। एयर स्पेस आज की तारीख में मतलब कोई भी ड्रोन भी फेंक कर अटैक करवा सकता है, ठीक है। तो इंडिया का जो एयर फोर्स है, आप देखोगे आज की तारीख में एयर फोर्स में फाइटर प्लेन्स को बहुत कम भेजा जाता है, ज़्यादा करके जो आपके ड्रोन्स हैं उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि हमको फिर फाइटर प्लेन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्रोन से वो काम कर देंगे। अफगानिस्तान में इतने सारे अटैक्स यूएस ने करवाए थे जस्ट बाय ड्रोन्स, ठीक है। तो ये ड्रोन्स आ गए हैं आज की तारीख में। तो लेकिन एयर फोर्स इट प्रोटेक्ट्स इंडियाज एयर स्पेस। इनके चीफ को क्या बोला जाता है? एयर चीफ मार्शल। सो दीज आर द 3 विंग्स ऑफ द आर्मी। व्हाट आर दे? आर्मी, जिसको हम वैसे आप इन्फिल्ट्रेट मतलब आपका जो इन्फेंट्री बोलते हैं हम, जो ग्राउंड फोर्स होती है। दूसरी हो गई आपकी नेवल फोर्स, इनके चीफ को हम बोलेंगे एडमिरल। और तीसरी हो गई आपकी एयर फोर्स, ठीक है, इनके चीफ को हम बोलेंगे एयर चीफ मार्शल। सो दीज आर द 3 विंग्स ऑफ द आर्मी। द चीफ्स ऑफ ऑल 3 फोर्सेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन तीनों चीफ्स को अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर मतलब वो बंदूक लेके नहीं खड़े रहते हैं, वो कमांडर है, मतलब ही बेसिकली any war that actually happens or anything that happens which requires military action is actually commanded by him, ठीक है, supreme commander. The defense forces cannot take any decisions about war or peace without the consent of the president. war और peace के ऊपर भाई साहब कोई भी इनका कमांड नहीं होता, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है, क्लियर है। In order to maintain the coordination between the 3 defense forces, post of chief of defense staff is created in 2019, ठीक है। Training institutes to train the personnel of all ranks of our defense forces. The National Defense Academy NDA at Pune. आज की तारीख में बहुत सारे लोग 10+2 के बाद आप इसका एग्जाम देते हैं बेसिकली, ठीक है। 12th के बाद आप NDA का एग्जाम देते हैं, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, बहुत फास्ट आपको इन क्वेश्चंस को करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जिसमें आपके फिजिकल कैपेबिलिटीज को भी देखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA, विच इज लोकेटेड एट पूना। नेशनल डिफेंस कॉलेज विच इज लोकेटेड एट दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आर्मी में जो लोग भर्ती हो रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग होती है। इंडियन मिलिट्री की ट्रेनिंग वन ऑफ द टफेस्ट होती है, ठीक है, इन द वर्ल्ड, इट्स वन ऑफ द टफेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, ओके। पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये फोर्सेस क्या होते हैं? दे आर ईदर कंप्लीटली मिलिट्री फोर्सेस और कंप्लीटली सिविल फोर्सेस, ठीक है, नीदर कंप्लीटली मिलिट्री फोर्सेस नॉर कंप्लीटली सिविल फोर्सेस। अभी देखो पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब हमारे ये पूरे देखिए, जो लोग आर्मी में होते हैं ना, दे आर नॉट रिगार्डेड एज सिविलियंस, उनके ऊपर सिविल लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। आर्मी का लाइफ ही अलग है। आप सिविलियन, जैसे हम लोग सिविलियंस हैं, वी आर सिविलियंस, आर्मी के जो लोग होते हैं उनका लाइफ ही अलग होता है, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज सिविलियंस, ठीक है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होते हैं? ये ना ही पूरे सिविलियन है और ना ही पूरे मिलिट्री वाले हैं। आपने देखा रहेगा कुछ ऐसे मिलिट्री यूनिफॉर्म्स होते हैं, ब्लू कलर के मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, अगर आपने देखा रहेगा ब्लूइश टाइप का होता है उनका, तो दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेस। इनकी जरूरत पड़ने पर इनको यूज किया जाता है। जैसे कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई भूकंप हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया जहां पे लोगों को रेस्क्यू करने का है, और जहां पे आम लोग जाकर रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं, ये लोग जाकर वहां पे हेल्प करते हैं।
उसके सिवा भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और भी बहुत सारे स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे या कहीं पे अगर दंगा फसाद हो गया तो वहां पे भी जाकर भाई साहब अपने सर्विसेज देते हैं, ठीक है। सो दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर नीदर कंप्लीटली मिलिट्री फोर्सेस नॉर कंप्लीटली सिविल। They help the defense forces in India, responsible for the security of important locations like railway stations, oil depots, water reserves, etc. ठीक है। रेलवे स्टेशन में कई बार आप देखोगे बंदूकधारी लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसा कैप पहने रहते हैं। सो दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। रेलवे स्टेशन आपके एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जहां पे बहुत सारे लोग रोज आवन जावन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर नोन एज पैरामिलिट्री फोर्सेस। ऑयल डिपोट्स होते हैं, जो बड़े बड़े ऑयल डिपोट्स होते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्रूड ऑयल होता है, एक चिंगारी दोगे भाई साहब पूरा जल जाएगा। वाटर रिजर्व्स होते हैं, सो दीज आर वाटर रिजर्व्स, ठीक है। तो इन सब जगहों पे आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। प्ले अ रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इनका ज्यादा करके रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। कोई डिजास्टर हो गया, कोई भूकंप हो गया, कोई बाढ़ आ गई, जहां पे नॉर्मल लोग जाकर हेल्प नहीं कर सकते हैं, बट मिलिट्री यूनिट्स आर बेसिकली ट्रेन्ड टू हेल्प पीपल इन दीज सिचुएशंस एंड दीज आर पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। Responsible for protecting the country's international borders during peace time also rest with the paramilitary forces। तो कहीं कहीं पे आपके जो बॉर्डर्स हैं वहां पे भी ये मतलब तैनात रहते हैं एज अ सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, एज अ सिक्योरिटी फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे आपको देखोगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, बीएसएफ बोलते हैं हम इनको, बीएसएफ के जवान होते हैं ये ज्यादा करके बॉर्डर्स में डिप्लॉयड होते हैं। ऐसे बॉर्डर्स जो बहुत सेंसिटिव हैं, जहां पे रेगुलर आपके लोगों के आवन जावन, देखिए बॉर्डर को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक्यूटेड कर सकते हैं, राइट, वायर्स डाल दिया हमने और इलेक्ट्रिक्यूटेड है, ठीक है। लेकिन लोग भाई साहब अलग अलग तरीकों से अंदर आ सकते हैं, तो ऐसे जगह जहां पे लोग अंदर आ सकते हैं वहां पे स्पेशली बीएसएफ के लोग तैनात रहते हैं, ठीक है। माइंड द पीपल लिविंग इन एरियाज नियर द बॉर्डर, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, पेट्रोलिंग द बॉर्डर। स्मगलिंग हो सकता है भाई साहब, पेट्रोलिंग द बॉर्डर हो सकता है, ठीक है। पेट्रोलिंग द बॉर्डर मतलब ये बार बार वहां से पेट्रोल, जैसे पुलिस आपका पेट्रोल करती रहती है किसी एरिया को, वैसे ही बीएसएफ के जवान ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को रेगुलरली पेट्रोलिंग करते रहते हैं, ताकि वहां से स्मगलिंग ना हो, ताकि वहां से रेफ्यूजीज ना एंटर हो, ताकि वहां से आतंकवादी भी अंदर ना आए, ठीक है। कोस्ट गार्ड ये भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं। प्रोटेक्ट इंडियाज ओशनिक बॉर्डर्स, द फिशिंग ऑक्यूपेशन विद इन इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स, प्रिवेंटिंग स्मगलिंग अलोंग सी रूट्स। स्मगलिंग भी होती है भाई साहब, स्मगलिंग मतलब समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज स्मगलिंग? हाँ, ड्रग्स नहीं, सिर्फ ड्रग्स की स्मगलिंग नहीं होती है, सोने की भी स्मगलिंग होती है, हाँ, गन्स की भी स्मगलिंग होती है। अगर आप किसी चीज को इंडिया में ला रहे हैं विदाउट टैक्स पे किए हुए, विदाउट उसका टैक्स पे किए हुए, तो उसको हम बोलेंगे स्मगलिंग। पहली बात तो जो इलीगल चीजें हैं उनको अपला नहीं सकते, ड्रग्स हो गया, वेपन्स हो गए, ये सब इलीगल चीजें। और भी बहुत सारी चीजें, सोना चांदी हीरा डायमंड, अगर आप ये चीजें बाहर से ला रहे हैं तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप उस टैक्स को बिना पे किए हुए चीजों को अंदर ला रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मगलिंग, ठीक है। इससे होगा क्या, हमारे आर्थिक परिस्थितियां खराब होंगी, ठीक है, हमारी आर्थिक परिस्थितियां खराब होंगी। सो इसीलिए सी रूट्स एक इजी रूट होता है, सी रूट से काफी सारा स्मगलिंग होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो कोस्ट गार्ड लोग इसको प्रिवेंट करते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ बोलते हैं हम इसको, हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कभी कभी भाई साहब ये देखिए, जैसे मैं बोल रहा था ब्लू वाला, इस तरह का ड्रेस कोड होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, ठीक है। इनको हम सीआरपीएफ के जवान बोलते हैं। तो इनके पास बंदूक होता है एंड दे आर बेसिकली देयर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। इलेक्शन के टाइम पे इनकी ड्यूटी लगती है, डिजास्टर के टाइम पे इनकी ड्यूटी होती है, और प्लस अगर समझ लीजिए कहीं पे कुछ होने का संभावना है, राइट्स वगैरह होने की संभावना है, तो ये भाई साहब मार्चिंग करते हैं उन जगहों पे, ठीक है। रैपिड एक्शन फोर्स, आरएएफ बोलते हैं हम इसको, ब्रिंगिंग पीपल्स लाइफ टू नॉर्मलसी बाय मूविंग क्विकली इन इंसिडेंट्स ऑफ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी सच एज बॉम्ब ब्लास्ट और राइट्स। कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कहीं पे राइट्स हुए हैं, ठीक है, तो नॉर्मल लाइफ आ नहीं रहा है, लोग अपना धंधा कर नहीं पा रहे हैं, लोग काम पे जा नहीं पा रहे हैं, कमाई नहीं हो पा रही है, ऐसे सब जगहों पे भी आरएएफ डिप्लॉय होता है, ठीक है। इनको हम रैपिड एक्शन फोर्स बोलते हैं, जहां पे फटाफट जवान लोग नॉर्मलसी को लाते हैं, ठीक है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी, आपके स्कूल्स में भी ये होता होगा, इसकी ट्रेनिंग मिलती होगी। established with the purpose of instilling among students the love of discipline and military training। तो स्कूल में ही आर्मी का कल्चर डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है। कुछ स्कूलों में आर्मी का कल्चर भाई साहब डिप्लॉय किया जाता है। यहाँ पे किसके पास रख दो भाई साहब, ये उनको चाहिए शायद एक सप्लीमेंट, ठीक है। तो स्कूल में आर्मी का कल्चर डिप्लॉय किया जाता है बाय ट्रेनिंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज एट एनसीसी। तो इसको हम बोलते हैं नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। सब लोग मुड़ के उस एक पेपर जो पास हो रहा है उसको देख रहे हैं, क्या वो मिठाई जा रहा है, डायमंड जा रहा है, गोल्ड जा रहा है, भाई साहब पेपर ही तो है, एक
इंसान के पास जा रहा है जिसको चाहिए। वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट? अब मैं बता रहा हूँ ना, एक छोटी सी चीज आपके फोकस को ताबड़तोड़ बिगाड़ सकती है, क्योंकि है ही नहीं फोकस। कोई जोर से बाइक चलाता हुआ चला जाए, सब मुड़ के देखेंगे पीछे, ओह वाह क्या हुआ, है ना। एक छोटी सी चीज, दैट्स हाउ वीक योर फोकस इज। Okay, students from schools and colleges basically participate in NCC to get trained. Established in pre-independence period, all citizens between home guards होते हैं, देखो 20 to 35 years can join home guards। ये भाई साहब ओपन है सबके लिए। आपने देखा रहेगा बहुत, जहाँ पे अगर मुंबई में आप जाएंगे, जहाँ पे कल समझ लो विसर्जन है, तो बहुत बड़े बड़े विसर्जनों में होम गार्ड्स देखा है आपने, ठीक है। ये पुलिस का ड्रेस पहने रहते हैं, लेकिन ये पुलिस नहीं होते हैं एक्चुअली, दे आर होम गार्ड्स। सो दे वुड, अभी इतने जगहों पे विसर्जन हो रहा है और इतने बड़ी तादाद में भीड़ है, तो पुलिस इतनी जगह पे डिप्लॉय होकर सारी चीज़ों को संभाल नहीं सकती, इसीलिए होम गार्ड्स होते हैं। दीज होम गार्ड्स बेसिकली डू द जॉब ऑफ अ पुलिसमैन ओनली, अलग अलग तरीकों से, ठीक है। तो ये पुलिस की तरह ही काम करते हैं और इस पर कोई भी ज्वाइन हो सकता है। दीज आर होम गार्ड्स, ठीक है। इट परफॉर्म्स फॉलोइंग, मेंटेन्स पब्लिक सिक्योरिटी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मिल्क, वाटर एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग राइट्स और स्ट्राइक्स, ठीक है। अगर राइट हुआ है या स्ट्राइक हुआ है कहीं पे जहां पे स्थिति तनावपूर्ण है, तो एसेंशियल सर्विसेज की सप्लाई ये बाकायदा जारी रखते हैं होम गार्ड्स, ठीक है। रेगुलेट ट्रैफिक, बहुत बड़े जगहों पे, जैसे आपको बोला मैंने, कोई बहुत बड़ा विसर्जन जा रहा है, बहुत लोग हैं, ठीक है, तो अभी मतलब दूसरे सारे व्हीकल्स तो भाई साहब बंद हो जाएंगे, तो ये भाई साहब ट्रैफिक का इंतजाम करते हैं, ठीक है। दे बेसिकली इंश्योर दैट ट्रैफिक इज नॉट डिस्टर्ब, हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। Choose the correct option from the given options and complete the statement. The Indian Army is ranked as, Tanya, world's dash largest army. हाँ, मैंने आपसे पूछा था। The dash of India is the commander in chief of all defense forces. अब बताइए आप, शीतल जल्दी जल्दी। प्राइम मिनिस्टर, राइट, क्या होगा ये? President is the commander in chief of all defense forces. The dash has responsibility of protecting the coastline. Shreyas, Army, Border Security Force, Coast Guard, Rapid Action Force. The dash has the responsibility of protecting the coastline. Coast Guard. In order to maintain coordination between three defense forces, post of dash is created in 2019. Chief of Defense Staff, Supreme Commander of Defense Forces, President of Defense Staff, Secretary of Defense Staff, Chief of Defense Staff, ठीक है। The main task of DASH is to help the defense forces, NDA, NCC, Home Guards, paramilitary forces. अच्छा, आप बताइए नया। Paramilitary forces. The DASH helps the administration in various states to maintain law and order. सेंट्रल रिजर्व, सीआरपीएफ जिसको हम बोलते हैं, आर्मी, बीएसएफ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी तो भाई साहब आपके स्कूल्स में होता है, ठीक है। द डैश हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करता है। कौन सा होगा? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। हाँ, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। द डैश हैज बीन established with the purpose of instilling among students the love of discipline and military training, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एनसीसी, ठीक है। State whether the following statements are true or false. Give reasons for your answer. The defense forces in India can take any decisions about war or peace without the consent of the president. It is false. तो यहाँ पे without the consent of the president it cannot be taken. The president of India is the supreme commander of defense forces. The chiefs of three defense forces are also appointed by the president. ठीक है। Also the president of India represents the civil power, as we know that in democracy civil leadership is considered superior to military leadership, ठीक है। Explain the following. The functions of RAF, that is Rapid Action Force, helps to bring people's lives back to normalcy after incidents like bomb blast या कोई terrorist attack या कोई riots हुआ हो, ठीक है। In the event of such threats to the national security, the Rapid Action Force moves in quickly and takes the required actions. तो फटाफट ये deploy होकर required action देते हैं। Home Guard was established in the pre-independence area. Any citizen who wish, ये भाई साहब आपकी voluntary service है, जो भी यहाँ पे होम गार्ड का काम करना चाहते हैं वो वॉलंटरीली कर सकते हैं, ठीक है।
तो एनी सिटीजन हु विशेस टू असिस्ट इन द डिफेंस ऑफ द कंट्री कैन जॉइन द होम गार्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, ठीक है, ओके। Anyone between the age group of 20 to 35 years can join the home guards. This force has the following tasks to maintain public security during incidents of internal security threats like riot हो गया, strike हो गया. The home guards perform tasks like supplying milk, water, मतलब essential services ये provide करते हैं. ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं ये, ठीक है, टू हेल्प पीपल एट द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे ट्रैफिक पुलिस नहीं है, होम गार्ड है, वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। बहुत बार ये जो एमजीएम के सामने जो पनवेल नाका है वहां पे आप देखोगे होम गार्ड्स लोग रहते हैं। दे आर नॉट ट्रैफिक पुलिस पीपल बट दे आर होम गार्ड्स, दे आर मैनेजिंग द एंटायर ट्रैफिक, ठीक है। राइट द फंक्शंस ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके पीपल, देयर आर टेंशंस इन साइनो इंडियन रिलेशंस। तो हमारे साइनो मतलब चाइना, चाइना और इंडिया के रिलेशंस में भाई साहब टेंशन है। तो चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया के बाउंड्रीज में जितने भी कंट्रीज हैं उनको पटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर देम टू अटैक एंड रूल इंडिया, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ चाइनाज अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी ओवर इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया हैज आल्सो हैड अ वॉर विद चाइना इन 1962। अभी हम देखेंगे तो हमारे दो नेशन से खासकर हमको थ्रेट है, एक है पाकिस्तान और दूसरा है चाइना। दीज आर द टू नेशंस विद विच वी हैव अ थ्रेट ऑन आवर इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। और इनको हम क्या मानेंगे, दीज आर नोन एज एक्सटर्नल थ्रेट्स। अभी हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की। रिलीजन, रिलीजन को लेकर हमारे यहाँ पे फसाद है, ठीक है। आप इस कास्ट के हैं, आप इस रिलीजन के हैं, इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे राइट्स होते हैं, बहुत सारे झगड़े होते हैं। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म ये हमारा रीजन है, महाराष्ट्र मतलब मराठियों का, वेस्ट बंगाल मतलब बंगालियों का, ठीक है, तमिलनाडु मतलब तमिल्स का। इस तरीके की रीजनलिज्म बहुत सारी है, ठीक है। हालांकि हमारा संविधान ये बोलता है कि एवरी इंडियन इज फ्री टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड लिव एंड स्टे देयर, लिव देयर लाइव्स, ठीक है। मूवमेंट्स बेस्ड, रेबेलियस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, जैसे आपका नक्सलाइट मूवमेंट है। नक्सलाइट मूवमेंट की आइडियोलॉजी क्या है कि कोई गरीबी ना रहे, लेकिन गरीबी को हटाने का जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है वो गलत है, ठीक है। मतलब अमीरों को लूट कर गरीबों को बांटना, सो ये जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया है दैट इज बेसिकली रॉन्ग, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज बीइंग अडॉप्टेड एंड सीन एज अ बैड फैक्टर फॉर नक्सलाइट मूवमेंट, ठीक है। इनस्टेबिलिटी ड्यू टू रेस एथनिसिटी। तो रेस में एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये इस कास्ट के हैं, ये इस रेस के हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है। इस तरीके की रेस एथनिसिटी के लिए काफी सारा भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट है। एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब आपके इकोनॉमिक सिस्टम में काफी सारी इनइक्वालिटी है, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कोई बहुत गरीब है, ठीक है। आर सम इंटरनल फैक्टर्स दैट पोज अ चैलेंज टू इंडिया सिक्योरिटी। अगर मैं बहुत गरीब हूं तो ये बहुत स्वाभाविक है कि जिसके पास पैसा है उससे मुझे ईर्ष्या या जलन होगी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में मैं हूंगा, ठीक है। टेररिज्म, ये हमारा एक और इंटरनल थ्रेट है, ठीक है। टेररिज्म बेसिकली, टेररिज्म इज अ चैलेंज टू इंडिया सिक्योरिटी एंड इंडिया इज मेकिंग ऑल एफर्ट टू रूट इट आउट। इट इज ऑल्सो अ ग्लोबल प्रॉब्लम। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी सारे नेशंस में ही टेररिज्म का प्रॉब्लम है, ठीक है। टेररिज्म अचानक भयानक में कहीं पे शूट आउट हो गया, अचानक भयानक में कहीं पे भाई साहब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां इंडिया में हो चुकी हैं। ये दहशत फैलाती हैं, ये बेसिकली टेरराइज करती है लोगों को। कल को लोग काम पे जाने के लिए डरें, अगर काम पे जाने के लिए डरेंगे तो भाई साहब ऑलरेडी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी, in the post cold war period the concept of national security changed and became broader to include human security। तो कोल्ड वॉर किसके किसके बीच में था, अमेरिका और रशिया के बीच में था। कोल्ड वॉर खत्म हो गया जब रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, नेशनल सिक्योरिटी बिकेम ब्रॉडर। तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा ह्यूमन सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी मतलब बहुत, हम अगर किसी अगर देखिए इंडिया में अगर आप रहते हैं और आप अगर किसी बेटी के बाप हैं तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे जब तक आपकी बेटी बाहर होगी, तब तक, चाहे वो काम के लिए बाहर हो, चाहे वो कॉलेज के लिए बाहर हो, जब तक वो नहीं लौटेगी। अगर कोई बेटा और बेटी दोनों होंगे, दोनों के पास सेलफोन होगा, आप देख लीजिएगा बेटी के कॉल पे मम्मी पापा की तरफ से एटलीस्ट 8-10 कॉल आ जाएंगे, बेटे को शायद उतने कॉल्स नहीं आएंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर वरीड अबाउट द सिक्योरिटी। तो ये होती है ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब लोग, मतलब सेंसिटिव एरियाज में या वुमेन के साथ हमारा कुछ भी हो सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ठीक है। सो ये ह्यूमन सिक्योरिटी की बात है भाई साहब। ह्यूमन सिक्योरिटी रेफर्स टू ह्यूमन सेंट्रिक थिंकिंग।
It is expected that human beings should be protected from all sort of dangers and those should be given opportunities of education, health and development. हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एजुकेशन के लिए, हर एक को भरपूर आहार मिलना चाहिए न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट के लिए। और जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं इलिटरेसी की वजह से, पॉवर्टी गरीबी की वजह से, सुपरस्टिशन, ठीक है, अंधविश्वास की वजह से, ये सारी चीजें, बैकवर्डनेस की वजह से ये सारी चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। नेसेसिटेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शंस। बहुत जरूरी है कि माइनॉरिटीज जो हैं या वीकर सेक्शन के जो लोग हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या माइनॉरिटी जातिवाद पे जो लोग वीकर सेक्शंस हैं, इनको हम ऊपर लाने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको ऊपर नहीं लाएंगे तो ये गैप बना रहेगा और जब तक ये गैप बना रहेगा तब तक भाई साहब डिस्प्यूट्स होंगे और झगड़े होंगे और वॉर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल टेंशन बना रहेगा, ठीक है। ओके, चैलेंजेस टू ह्यूमन सिक्योरिटी क्या क्या है भाई साहब आपके? टेररिज्म एम्स एट टारगेटिंग एंड क्रिएटिंग टेरर और फियर इन द माइंड्स ऑफ कॉमन इनोसेंट पीपल। जो लोग, जैसे समझ लीजिए मुंबई में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या टेररिस्ट अटैक हुआ तो मुंबई फटाफट नॉर्मलसी पे आ गई, दूसरे दिन फिर से लोग भाई साहब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे, लेकिन एक डर तो बना हुआ था ना भाई साहब, अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो, ठीक है। तो मैं भी तभी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था और मुझे याद है कि ऐसा बहुत बार होता है ट्रेन में कि अगर कोई बैग रखा हुआ है और उसको बहुत देर से कोई नहीं ले रहा है तो लोगों की निगाहें उस पर जाती है, ये किसका बैग है, किसका बैग है, चिल्लाना चिल्ला चालू करेंगे, हाँ मेरा है मेरा है मेरा है, कोई तो बोलेगा उसको मेरा है, तो भाई साहब सहूलियत है। अगर बहुत बार चिल्लाने के बाद भी कोई अगर बैग को क्लेम नहीं करा है, फटाफट भाई साहब आरपीएफ में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो ये सतर्कता जरूरी है। और ये डर कहाँ से आया है? क्योंकि ट्रेन्स में बहुत बार ब्लास्ट हो चुके हैं, ट्रेन्स में बहुत बार टेररिस्ट अटैक्स हो चुके हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं, फियर क्रिएट होता है लोगों के माइंड में, ठीक है, टेररिस्ट अटैक से। पोल्यूशन एंड डिजीजेस, तुम कहाँ आ रहे हो भाई साहब? Pollution and other challenges in the environment have threatened human life. Diseases like AIDS, chikungunya, swine flu, Ebola have presented a big challenge. आप लोगों के जीवन में वो घटा है जो हमारे जीवन में नहीं घटा, वो था कोरोना, ठीक है। 2 साल तक भाई साहब सब लोग दहशत में थे, है ना। ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी को चैलेंज सिर्फ गोलियों से नहीं होता है, ठीक है। सिक्योरिटी को चैलेंज बहुत सारी चीजों से, जहां भी आपका ह्यूमन लाइफ बेसिकली थ्रेट में आ जाता है, वो चाहे भाई साहब किसी दुश्मन की वजह से हो, किसी बीमारी की वजह से हो, जहां पे भी ह्यूमन लाइफ आपका चैलेंज होता है उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी इशू, ठीक है, सिक्योरिटी इशू। ओके, complete the activity as per given instructions, complete the concept map, challenges in front of the India security system। भाई साहब क्या क्या हो जाएंगे? एक हो गया आपका एक्सटर्नल चैलेंज, ठीक है, इंडिया और चाइना का। एक हो गया भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों भी भाई साहब एक्सटर्नल चैलेंज हो गया। तीसरे आप यहाँ पे इंटरनल चैलेंजेस अगर मेंशन करेंगे, टेररिज्म एक इंटरनल चैलेंज हो गया, ठीक है। इंटरनल रेबेलियस मूवमेंट्स, नक्सलाइट मूवमेंट्स जो होते हैं वो आपके रेबेलियस मूवमेंट्स होते हैं। जो लोग नक्सलाइट मूवमेंट्स में जुड़े हुए हैं उनको लगता है वो समाज का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब समाज में जस्टिस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि जो तरीका वो अपना रहे हैं वो गलत है, ठीक है। तो नक्सलाइट मूवमेंट होते हैं, ठीक है, और भी जैसे आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये सारे जितने भी हैं वो तो चैलेंजेस। इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम किन चीजों से चैलेंज हो रहा है? एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। तो 2 एग्जांपल्स आपने एक्सटर्नल सिस्टम के उठाए, 2 एग्जांपल्स आपने इंटरनल सिस्टम के उठाए, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स, state whether the following statements are true or false, give reasons for your answer। There are no issues of dispute between India and Pakistan, false, ठीक है। There are issues of dispute with regards to border and with regards to water sharing and with regards to violation of international treaties, ठीक है, ये सारी चीजें डिस्प्यूट में हैं। तो right the time of independence Pakistan has tried to threaten India's national security, disputes between India and Pakistan over Kashmir issue, sharing the water of rivers that flow through both the nations, conflicts because of the problem of infiltrations। infiltration मतलब आतंकवादी गतिविधियां, वहां से भाई साहब इलीगली लोग अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं हम इसको। conflicts because of the problem of infiltrations and the disputes over the border। तो बॉर्डर पे डिस्प्यूट है, कश्मीर इश्यू पे डिस्प्यूट है, शेयरिंग ऑफ वाटर पे डिस्प्यूट है, और किस पे डिस्प्यूट है? इन्फिल्ट्रेशन पे, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू एंड टेररिज्म टू ensure human security, true, ठीक है। तो this will be why true, because terrorism is the biggest challenge to human security। human security में terrorism एक बहुत बड़ा challenge है। it aims at making the common man and innocent people feel insecure, ठीक है, by creating terror or fear in their minds। ये क्या create करता है भाई साहब? terror या fear create करता है, ठीक है। it is stark contrast with the basic concept of human society security। human security में भाई साहब ये बहुत बड़ा एक मतलब धब्बा क्रिएट करता है टेररिज्म,
ठीक है। Thus, in order to protect immune security, it is necessary to put an end to terrorism. ठीक है। Explain the following concept: disputes between India and China. There are tensions in Sino-Indian relations. Sino मतलब चाइना, ठीक है। तो this is because of China's attempts to establish its own hegemony over India's neighboring countries. चाइना बहुत दिनों से प्रयास कर रहा है कि इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उस पे चाइना का वैसा पूरा दबदबा हो, ठीक है। हेजेमनी बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। There is also a dispute between India and China over their borders. India had to face a war with China in 1962. Human security, भाई साहब, human centric thinking forms the basis of human security. Human security refers to protection of human beings from all sorts of dangers and providing them opportunities of education, health and development. ठीक है। तो अगर सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का मौका मिले तो ह्यूमन सिक्योरिटी चैलेंज नहीं होगी, ठीक है। सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर एवरीबडी टू लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ by overcoming illiteracy, poverty, superstition, backwardness. The protection of the rights of minorities in the weaker sections of the society is also necessary. Human security forms a part of the national security. तो human security मतलब एक नेशन में एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है। In post-Cold War period, the concept of national security became broader to include human security. तो देश को तो सिक्योर करना ही है, लेकिन देश को हम सिक्योर किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम देश के अंदर रहते हुए इंडिविजुअल्स को सिक्योरिटी दे सके, ठीक है। क्लियर? सो आपका नेशनल सिक्योरिटी भाई साहब क्या क्या हो जाएगा? नेशनल सिक्योरिटी मींस एंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजंस फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स। रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस ओवर वाटर शेयरिंग, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशंस ओवर बाउंड्रीज, इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और चाइना में भी है, ठीक है। अदर रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, नॉट फॉलोइंग द टर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज को अगर नहीं फॉलो किया जा रहा है। कॉन्स्टेंटली कॉम्पीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से कंपटीशन है। इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज और इन्फिल्ट्रेशन बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। ways to safeguard national security, a nation must assess the threat to its geographical boundaries and the source of that threat. तो कहां से थ्रेट है और किससे वो थ्रेट है, इसको असेस करना बहुत जरूरी है और उसके हिसाब से ही डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री होगा। तो इन ऑर्डर टू कीप अ थ्रेट एट बे, द नेशन हैज टू इंक्रीज इट्स मिलिट्री माइट। इन द नेशन, इफ द नेशन हैज टू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू प्रोडिक्ट द थ्रेट, to build weapon system and modernize and update the defense forces. Resolving conflict through war in order to safeguard national security brings international peace into danger. इंडिया का सिक्योरिटी सिस्टम भाई साहब तीन भागों में, या इंडिया का मिलिट्री सिस्टम जो है तो तीन भागों में डिवाइडेड है, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। आर्मी प्रोटेक्ट्स द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इट इज द वर्ल्ड्स 7th लार्जेस्ट और इनके चीफ को हम क्या बोलते हैं? जनरल। नेवी प्रोटेक्ट्स द कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करता है इंडिया का और इनके चीफ को हम क्या बोलते हैं? एडमिरल। एयर फोर्स, इट प्रोटेक्ट्स इंडियाज एयर स्पेस और इनके हम चीफ को क्या बोलते हैं? एयर चीफ मार्शल। द चीफ्स ऑफ ऑल थ्री फोर्सेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर है भाई साहब डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। द डिफेंस फोर्सेस कैन नॉट टेक एनी डिसीजंस अबाउट वॉर और पीस विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। कोई भी आर्मी, मतलब इंडिया की आर्मी अपने से ही कोई डिसीजन नहीं ले सकती है, प्रेसिडेंट को भाई साहब बोलना पड़ेगा या प्रेसिडेंट को ऑर्डर देना पड़ेगा, तब जाके इंडिया की आर्मी हरकत में आ सकती है। टू मेंटेन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द थ्री डिफेंस फोर्सेस, पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये नया पोस्ट क्रिएट किया गया था कभी 2019 में, और ये जो पोस्ट है या यहाँ पे जो है वो तीनों को कोऑर्डिनेट करेंगे, तीनों आर्मी यूनिट्स को, ठीक है। Training institutes to train the personnel of all ranks of our defense forces, National Defense Academy which is located at Pune and National Defense College which is located at Delhi. Paramilitary forces भाई साहब क्या होते हैं? एक हो गया आपका BSF, creating a sense of security in the minds of people living in areas near the border, preventing smuggling, patrolling the border etc. Coast Guard एक होता है, protect India's oceanic borders, the fishing occupation within Indian maritime borders, preventing smuggling along sea routes. सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको हम CRPF बोलते हैं, हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन इन वेरियस स्टेट्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। कोई डिजास्टर हुआ है, इलेक्शन का टाइम है या कोई रायट हुआ है, ठीक है, इन सब जगहों पे CRPF एम्प्लॉय होती है।
रैपिड एक्शन फोर्स भी इन जगहों पे, राइट्स हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है। ब्रिंगिंग पीपल्स लाइफ टू नॉर्मलसी बाय मूविंग इन क्विकली इन इंसिडेंट्स ऑफ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी सच एज बॉम्ब ब्लास्ट और राइट्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स आपका एनसीसी होता है, बहुत ही अर्ली लाइफ से, स्कूल लाइफ से ही मिलिट्री डिसिप्लिन और ट्रेनिंग को देने का मकसद है यहाँ पे, ठीक है। एस्टैब्लिश विद द पर्पस ऑफ इंस्टिलिंग अमॉन्ग्स्ट स्टूडेंट्स लव ऑफ डिसिप्लिन एंड मिलिट्री ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन जॉइन द एनसीसी। होम गार्ड्स एस्टैब्लिश्ड इन द प्री, तो होम गार्ड्स में कोई भी जाकर एडमिशन ले सकता है, जिसको भी भाई साहब देश की सेवा करनी है वो होम गार्ड्स में जा सकता है, ठीक है। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड every citizen between the ages of 20 to 35 years can join the home guards. It performs following tasks: maintains public security, supply of milk, water and other essential services during riots or strikes. It regulates traffic, ठीक है, helps people at the time of natural disasters, अगर कोई natural disaster हुआ रहेगा, ठीक है, let's say floods, earthquakes etc., तो होम गार्ड, तो कोई भी इंसान जो 20 से 35 साल के बीच में है वो जाकर होम गार्ड्स में अपने आप को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है भाई साहब? डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, कश्मीर इश्यू पे डिस्प्यूट है, शेयरिंग ऑफ वाटर्स पे डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर क्रॉस करके जो लोग आ रहे हैं उस पे डिस्प्यूट है, और बॉर्डर इश्यू तो है ही, ये पाकिस्तान के साथ हमारे क्लैश के पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिर्फ बॉर्डर पे ही डिस्प्यूट है। इंटरनल फैक्टर्स पे हमारे क्या क्या है? रिलीजन है, रीजनलिज्म है। रिलीजन मतलब कास्ट नहीं, हम बोलेंगे मतलब धर्म को लेकर, ठीक है। रीजनलिज्म मतलब एरिया को लेकर, ठीक है, रीजनलिज्म। रेबेलियस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी, जैसे आपके नक्सलाइट्स मूवमेंट्स हो गए, ठीक है। इंस्टेबिलिटी ड्यू टू रेस, एथनिसिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये कास्ट बेस है, ठीक है। और आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जितनी बार भी हमारे समाज में भाई साहब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी उतना ज्यादा ही समाज में भाई साहब क्लैश पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और भाई साहब चौथा तो है आपका टेररिज्म। Human security in the post-Cold War period, the concept of national security became broader to include human security. पहले हम सिर्फ national security की बात करते थे, लेकिन आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं fundamental level पे human security की। Human security refers to human-centric thinking. Human-centric thinking, ठीक है? It is expected that human beings should be protected from all sorts of dangers and they should be given the opportunities of education, ठीक है, health and development. अगर हम सबको equal मौका देते हैं तो कोई भी ईर्ष्या की भावना नहीं होगी, और अगर वो भावना नहीं होगी तो ऑब्वियसली भाई साहब जो क्लैश पॉइंट्स हैं वो नहीं उपजेंगे, ठीक है। इंक्लूड्स द आइडिया दैट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट शुड बी क्रिएटेड फॉर एवरीबडी टू लिव अ रिस्पेक्टेबल लाइफ बाय ओवरकमिंग इलिटरेसी, अनपढ़ होने की, पॉवर्टी, गरीबी, सुपरस्टिशन, जो आपके मतलब अंधविश्वास, बैकवर्डनेस एक्सेट्रा, इन सब चीजों को अगर हम धीरे धीरे अपने समाज से हटा दें तो वी विल बी सॉल्विंग एटलीस्ट ऑल पॉइंट्स ऑफ इंटरनल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स को तो हम डील करेंगे ही, लेकिन ये सारी चीजें हैं जिससे हम इंटरनल थ्रेट्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल थ्रेट्स को हम गोली चलाकर रिजॉल्व नहीं कर सकते। इंटरनल थ्रेट्स को अगर रिजॉल्व करना है तो हमारे समाज को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। नेसेसिटेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शंस, तो माइनॉरिटीज जिन पे बहुत सालों से अत्याचार हुआ है, या वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जो कास्ट बेसिस पे जिनको वीकर सेक्शन का बोला गया है या जिन पे अत्याचार हुआ है, उनके अपलिफ्टमेंट से हम सोसाइटी में बैलेंस ला पाएंगे। और जितनी जल्दी हम सोसाइटी में बैलेंस ला पाएंगे उतनी ही जल्दी हमारा सोसाइटी इंटरनल थ्रेट से मुक्त हो पाएगा। एक्सटर्नल थ्रेट को हम मिलिट्री डिप्लॉय करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल थ्रेट्स को हमको रिजॉल्व करना है अगर, तो सोसाइटी में बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। और बैलेंस लाने के लिए उन सारी चीजों का हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा जिन चीजों से डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, कास्ट से, रिलीजन से, रीजनलिज्म से, ठीक है, या नक्सलाइट मूवमेंट से, इन सारी चीजों को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। टेररिज्म एम्स एट टारगेटिंग एंड क्रिएटिंग टेरर और फियर इन द माइंड्स ऑफ कॉमन इनोसेंट पीपल। पोल्यूशन एंड डिजीजेस, एड्स, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, एबोला, ये सब भाई साहब, बरसात का मौसम है, बारिश होगी, अंगार नहीं बरसेंगे, ठीक है, आराम से, ठीक है। थैंक यू, हो गया, अभी डील कीजिए, जाइए।